अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन और वो भी बदलती हुई सूरत हाल जो है, इसमें हमने देखा कि अभी दोहा में मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरा दौर है और उसमें मैं सुन रहा था जो तालिबान के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने भी ये कहा है और उनके जो अमीर हैं मुल्ला ज़बीउल्लाह साहब, उन्होंने भी ये कहा है, मुल्ला हैबतुल्लाह साहब एक्चुअली, उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं, हम मिलिटरीली भी कब्ज़ा कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान को आज़ाद करवा सकते हैं भारत और अमेरिका नवाज़ हुकूमत से, लेकिन हम चाहते हैं कि पीसफुली ये सारा काम हो जाए और हम चाहते हैं कि अमन के साथ जो एक सिलसिला हो सकता है हम उसको पॉसिबल बनाएं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इसका पाकिस्तान पे भी इम्पैक्ट हो रहा है और उसमें आपने देखा कि अभी रिसेंटली दासू का भी वाकया हुआ, उसमें अभी हमने कल देखा कि जिस तरह अफगान सफीर की जो बेटी का मामला चल रहा है, उसमें काबुल में भी मुजाहरे हो रहे हैं, उन्होंने अपना जो स्टाफ है उसको भी वापस बुलाने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई वाकया हुआ ही नहीं है और शेख रशीद साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये तो मुख्तलिफ जगहों पे होती हुई 3-4 जगहों पे पहले इस्लामाबाद में उधर से पिंडी और पिंडी से फिर दामने को और पता नहीं वो क्या-क्या कर रही थी खातून। तो ये चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। इस तमाम सूरत-ए-हाल जो है, जो एक अफ़गान कॉनन्ड्रम हम देख रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं और फिर पाकिस्तान के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं और पूरे रीजन के लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इनका ज़रा आज तज़िया करेंगे और बहुत ही पर्टिनेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है। और सबसे पहले मैं दावत दूँगा जनाब आसिम उल्लाह बख्श साहब को, जो कि डॉक्टर भी हैं बाय प्रोफ़ेशन और बहुत ज़बरदस्त दानिश्वर हैं। मतलब मैं इनसे बहुत सीखता हूँ, जब भी ये कुछ लिखते हैं, तो हमारे लिए एक फूड फॉर थॉट छोड़ते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आसिम भाई और मैं आपसे भी ज़रा पूछूँगा 1-2 सवाल बड़े पर्टिनेंट किस्म के, लेकिन साथ हमारे जॉइन कर रहे हैं जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब जो हैं ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हुआ करते थे, अब्दुल करीम आबिद साहब उनके साहबज़ादे हैं मरहूम। बहुत बड़ा नाम सहाफ़त का, हमने अपनी जो जो अय्याम सहाफ़त जो जो आगाज़ था, वो हमने उस तरह के उस्तादों से हमने काम शुरू किया था, सीखा था। मैं अगरचे उनके साथ डायरेक्टली तो नहीं काम कर सका, लेकिन जब वो लिखा करते थे तो हम पढ़ा करते थे और सीखा करते थे। तो बहुत बड़े वालिद के बहुत बड़े बेटे। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। अपने आप को ज़रा अनम्यूट कर लें। आसिम अल्लाह बख्श साहब, आपसे शुरू करता हूँ कि एक तो ये है कि ये जो सूरत-हाल आप देख रहे हैं, इसमें सिचुएशन जो है ना वो अब गड़बड़ होती चली जा रही है और एक तरफ हम देख रहे हैं कि तालिबान का एडवांस चल रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो भारत नवाज़ और अमेरिका नवाज़ हुकूमत है, वो अपने एक किस्म के जिस तरह होता है ना कि वो आखिरी तरले करने के लिए जो उनकी वो कोशिशें होती हैं, वो कर रहे हैं। तो इस वक़्त सिचुएशन किस तरफ जा रही है अफ़गानिस्तान की? हमारे लिए क्या चैलेंज है और किस तरीके से हम इसको हल करेंगे? बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जनाब। और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल इशू है। पाकिस्तान के लिए फ़ॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस जो हैं, उसमें हम इंडिया की बात बिलमुख करते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर हम पिछली हिस्ट्री देखें, अगर हम 2-250 साल की भी हिस्ट्री देखें, तो जितने चैलेंजेस वेस्टर्न बॉर्डर से रहे हैं इस खत्ते को, वो ईस्ट में नहीं रहे। और इंडिया से तो जो हमारे इश्यूज़ हैं, वो 47 के बाद के हैं, लेकिन जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वो हमेशा प्रेशर में रहा है, क्योंकि ग्रेट गेम जो बरतानिया की और रूस की है, उसमें भी वो सेंटर था। और उसके बाद भी जब सोल सुपर पावर का मामला आया, तब भी वो अंडर प्रेशर था। और इस वक़्त भी ऐसा ही लगता है कि एक और नई सुपर पावर टसल जो है यहाँ पर आगाज़ उसका हुआ चाहता है। अफ़गानिस्तान का मसला जो है, वो हम ये जो देख रहे हैं कि ड्रॉ डाउन हो रहा है यूएस मिलिट्री का, जो 11 सितंबर तक उन्होंने मुकम्मल करना है, वो सिर्फ़ इसका एक हिस्सा है। जो इसका असल एंड गेम है, वो शायद अभी इट हैज़ जस्ट बिगन। और उसमें पाकिस्तान पे जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और उसमें जो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, या आप इसे कहें कि डिसइन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। फिर इसमें इलाकाई जो सलामती के मसाइल हैं, वो शामिल हैं। फिर इसमें वो ग्रुप्स शामिल हैं जो जिनको हम टेररिज़्म के हवाले से देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नया जो चेस बोर्ड है, वो हमारे सामने बिछने लगा है। पाकिस्तान के लिए ये है कि इस वक़्त जो सबसे पहला प्रेशर है, वो डेवलप हो चुका है। उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट जो कशमकश है चीन और मगरबी जो जिसे आप कह सकते हैं दुनिया, उसके दरमियान भी है।
और उसमें सीपैक एक जो बीआरआई का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं, उस पे चाइना की कंटेनमेंट एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी है, क्वाड की भी इन पर्टिकुलर और इन जनरल भी जो दूसरे मगरबी ममालिक हैं उनकी। हाँ, इस वजह से एक तो सीपैक पे दासू का आपने नाम लिया, दासू पे हिट हुआ। उसके जी, अलावा हम देख रहे हैं कि खुद गिलगित बल्तिस्तान में एक ऐसी बात फैलाई जा रही है कि शायद कोई तालिबानाइज़ेशन हो रही है या कोई इश्यू होगा। हुँ, फिर हम देख रहे हैं कि ये जो आपका फाटा जो बेल्ट है, इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ शुरू हुए हैं, बलूचिस्तान की बेल्ट पे शुरू हुए हैं। कल जो अफ़गान एम्बेसडर का मामला है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ज़ाहिर है कि दुनिया में हेडलाइंस बनती हैं, उन हेडलाइंस का जवाब देना होता है। फिर हाँ, पोज़ीशन ऐसी है हमारी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में कि हमारी बात को उतना क्रेडिबल नहीं लिया जाता जितना हमारे एडवर्सरी की बात को लिया जाता हाँ, ठीक बात है है। या हमारे खिलाफ जो बात होती है। बाज़ लोग जो हैं वो सादा लोही की में भी मार खा जाते हैं। जैसे बाज़ लोग कहते हैं हमारे हुकूमती सर्कल्स के भी कि आप देखिए कितनी जो है बेयारो मददगार है हुँ, अफ़गान हुकूमत के, वो पाकिस्तान से मिन्नतें कर रही है कि वो तालिबान से उनको बचाए। हाँ, हालाँकि वो पाकिस्तान से मिन्नतें नहीं कर रही। बज़ाहिर ऐसा लगने के बाद वो असल में दुनिया को ये बता रहे हुँ, हैं कि तालिबान जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के बेहेस्त पे कर रहे हैं। तो चूँकि पाकिस्तान के बेहेस्त पे कर रहे हैं इसलिए पाकिस्तान को कहा जाए कि उनको रोके। तो ये एक इंतहाई पेचीदा सूरत-ए-हाल है, गुंजलक सूरत-ए-हाल है जिसमें रोज़ एक नई मसलन कल एक तालिबान का बयान आ गया कि जनाब मुबैना तालिबान का कि इंडिया पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है, हम इंडिया पे जो है वो यलगार कर देंगे। जो कि आपको याद होगा इंडिया का पहले से एक वो चला आ रहा है, उसने अपना एक डॉगमा सा बनाया हुआ है कि जब तालिबान आएँगे तो वो फिर अगली जिहाद जो है कश्मीर में या इंडिया में शुरू करेंगे। और फिर आप ये देखिए कि खुद इंडियन जो गवर्नमेंट है वो बार-बार ये कह रही है कि जो हमारे एसेट्स हैं अफ़गानिस्तान में उनको पाकिस्तान से लोग गए हैं। यानी वो ये भी अब शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान से ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट हुई है फाइटर्स की जो जाके अफ़गानिस्तान में लड़ेंगे। बेसिकली एक बुनियाद बनाई जा रही है अफ़गानिस्तान से ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट करा के यहाँ लाना। हुँ। तो इस वजह से इस वक़्त चैलेंजेस सीवियर हैं, उनको बर वक़्त समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उनकी पेशबंदी करना ज़रूरी है। लेकिन ताकि वी आर ये जो आप फरमा रहे हैं, इसमें अब देखिए ना, ठीक है, ये तो बात ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया हमारी बात कम सुनता है, उनकी ज़्यादा सुनता है। लेकिन वो ये नहीं है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसका कोई स्टैंस गलत है। वो बाय डिज़ाइन नहीं सुनना चाहते हमारी बात। बाय जी, डिज़ाइन वो ऐसा ही है। समझते हैं कि इस तरह के ये जो मामलात हैं, ये हमने जो 5th जनरेशन वॉर है, वो यही तो है, और उसी में हम जो है वो मार भी खा रहे हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि हमारे पास उतने अलायंसेस भी नहीं हैं। हम लोग उतने पार्टनरशिप्स भी नहीं करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि जिसमें हम ये कह सकेंगे जनाब आप हमारी बात भी सुनें, और हमारे पास उस तरह के एडवोकेट्स भी नहीं हैं जिस तरह के उनके पास हैं। हमारी देखिए सिचुएशन बहुत पेक्युलियर है। इसको पिछले दिनों एक बड़ा सटल सा एक वज़ीर-आज़म साहब ने उसका इशारा भी दिया। जी। अब देखिए पाकिस्तान ने यूनाइटेड किंगडम को कहा कि जिस तरह की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आप भारत के साथ कर रहे हैं, हुँ, वैसी पार्टनरशिप आप हमारे साथ भी कीजिए। हाँ, अब मकसद इसका ये है कि अगर हमारे पास चाइना और अस वाली हमारे ऑप्शन दी जा रही है कि या चाइना को आप ले लें या मगरबी जो दुनिया का इत्तेहाद है या अमेरिका है उसका आप साथ दें, तो फिर हमें डील क्या दे रहे हैं आप? हाँ, चाइना के तो हम नंबर 1 स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। जबकि यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर असल तो इंडिया है। हमें तो उसके जो मातहत काम करने के लिए कह रहे हैं कि इंडिया इलाके का पुलिसमैन है और आप उसके नीचे काम करें। जो ठीक। कि बावजूद हमारी जितनी भी जियो स्ट्रैटेजिक्स हैं उसमें वो फुलफिल नहीं होती बात। हुँ, जब हमने उनको कहा कि ठीक है अगर आप हमें चाहते हैं तो आप हमें भी एक ऐसी डील दीजिए जो हम सेल कर सकें अपने लोगों के सामने, या हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो हमारे जो मफ़ादात हैं उनकी हिफ़ाज़त कर सके। हिफाज़त लेकिन वो कर डिनाई कर सकते हैं। दिया। ठीक है। तो अच्छा, इससे फिर मैं ज़रा ये थोड़ा-सा सलमान भाई को भी बीच में ले आऊँ। सलमान भाई, आपके साथ मैं सवाल करता हूँ, लेकिन मैं ज़रा इंट्रोडक्शन करा दूँ कि हमें जॉइन किया है डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के उस्ताद हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पेशावर यूनिवर्सिटी के, और अफ़गानिस्तान के उमूर के हवाले से और बाकी ये जो तमाम इश्यूज़ हैं रीजन को बड़े अमीक निगाह से देखते हैं। डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया। अच्छा, सलमान भाई, ज़रा आप मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि ये जो अभी सूरत-ए-हाल डिस्कस कर रहे हैं आसिम अल्लाह बख्श साहब, और वो ये फरमा रहे थे कि 5th जनरेशन वॉर का भी एक सिलसिला चल रहा है। अब इसमें पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेज़ हैं? पाकिस्तान किस तरह के देखें, हम डिसएसोसिएट तो कर नहीं सकते अफ़गानिस्तान से। एक तो ये है कि ज्योग्राफिकली भी हम बिल्कुल साथ हैं। फिर ये है कि हमारा उनके साथ एक तारीखी रिश्ता भी है, मज़हबी रिश्ता भी है। लेकिन अब करें तो करें क्या? अब सिचुएशन ये है कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत है, जो अमेरिका नवाज़ है, जो भारत नवाज़ है,
और जो नहीं जाना चाहती है, और वो लटके में है, वो ड्रैग कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? सलमान भाई, सलमान साहब को आवाज शायद नहीं आ रही। सलमान भाई, कैन यू हियर मी? नहीं, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम उनका हुआ है। डॉक्टर साहब, आपके साथ भी यही क्वेश्चन जी, आप जरा फरमाइएगा कि इसमें क्या किया जाए, हमारे पास क्या ऑप्शंस बचती हैं जी? दोबारा से क्वेश्चन कीजिएगा, मैंने सुना नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, इसमें एक तो इंटरनेशनल प्रेशर है, और वो भी जाहिर है कि अगरचे उन्होंने शिकस्त कबूल नहीं की जनरली अगर देखा जाए, लेकिन शिकस्त तो हुई है अमेरिकन को, और बल्कि अमेरिकन को ही नहीं हुई, पूरी नेटो को हुई है। तो इसमें अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो क्या करे, किस तरीके से इसको टेक ऑन करे पूरी सिचुएशन को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पे जो मामला चल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया उनके साथ लगा हुआ है, इंटरनेशनल फोर्सेज उनके साथ हैं, और फिर उसी तरह की मैकिनेशंस हम देख रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस क्या बचती हैं? देखिए, आपके सवाल के मैंने दो हिस्से कर लिए हैं। सबसे पहला ये कि ये सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका और नेटो को शिकस्त हुई है कि नहीं। ये तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में खाम ख्याली होगी और मुबालगा राई होगी कि आप ये कहें कि अमेरिका को शिकस्त हुई है, नेटो को शिकस्त हुई है। कोई उनको शिकस्त नहीं हुई है। उन्होंने जबरदस्त तरीके से, बड़े कामयाबी से अपने ऑपरेशंस किए, जो वो चाहते थे अफगानिस्तान में, उन्होंने अहदाफ हासिल किए हैं, और वो किसी तरीके से पीछे नहीं हटे। जो वो चाहते थे उन्होंने हासिल किया, और उसके बाद वो चले गए हैं यहाँ पर। आप देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि अमेरिका को शिकस्त हुई है, वो अमेरिका की तामीर नौ के लिए आए थे, उन्होंने तामीर नौ की है। नंबर एक, वो रियासत बनाने आए थे, उन्होंने रियासत की तामीर की है अफगानिस्तान में। नंबर तीन, वो यहाँ पर अलकायदा को कला कमा करने आए थे, उन्होंने अलकायदा का कला कमा कर दिया है। हाँ, अलबत्ता तालिबान को तो वो डे वन से कहते थे कि ये जंगजू हैं, ये दहशतगर्द नहीं है। हाँ, उनसे लड़ाई जरूर जारी थी उनकी। फिर क्या हुआ, पिछले साल 3 साल के जबरदस्त किस्म के उनके मुज़ाकरात चलते रहे, और पिछले साल फरवरी 29, 2020 में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया तालिबान के साथ, और कामयाबी से उस एग्रीमेंट से भी हमकिनार हुए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हम ये कह सकते हैं, इस पोजीशन में हैं कि अमेरिका को एक शिकस्त हुई है या नेटो को शिकस्त हुई है? ये सवाल जो है काबिल गौर गौस है, किसी सूरत में उसको जर्नलाइज न किया जाए। नंबर एक बात तो ये हो गई। थोड़ी सी इंटरजेक्शन यहाँ पे मैं करना चाहूंगा कि अगर शिकस्त नहीं हुई है, तो डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि रात को लाइटें ऑफ करके भागने की क्या जरूरत थी? ये वाला जो बात आपने कही है, इसका मेरे पास जवाब वाकई नहीं है। इंतहाई मतलब ये कि बेइज्जताना तौर पे हम सो सॉरी, आई एम सेइंग दिस थिंग, ये इंतहाई बेइज्जताना तौर पर उन्होंने ये काम किया है। और इस चीज से मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, अगर उनका मिशन अकम्प्लिश हुआ होता, मैं आपसे ज्यादा वो डिसएग्री नहीं करता हूं इस लिहाज से, लेकिन मैं सिर्फ ये जनरल एक बात कर लेते हैं। अगर उनका मिशन अकम्प्लिश होता, तो फिर वो वहां पे, आपको पता है अमेरिकन फैनफेयर के बड़े कायल हैं, फन करने के बड़े कायल हैं, सेरेमनीज उनको करना आती हैं, उनके पास बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, कोई हैंडिंग ओवर नहीं हुई है, कोई सेरेमनी नहीं हुई है। अमेरिकन हिस्ट्री इज रिप्लीट विद दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स। मैं आपको बताऊं, अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री को ही देख लें, तो उसमें हमें सिवाय इंडिजिनस जेनोसाइड के, रेशलाइज स्लेवरी के, हाइपर कैपिटलिज्म के, मिलिटरिस्ट इंपीरियलिज्म के, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के और क्या मिलता है? रात के वक्त 12 बजे के बाद लाइटें ऑफ करके किसी जनरल, अफगानिस्तान के जनरल खुद कह रहे हैं कि हमें तक नहीं बताया कि जनाब हम जा रहे हैं, 20 साल से यहाँ पे बैठे हुए थे, इतना बड़ा बगराम एयरबेस छोड़ के वो भागे हैं। तो फिर ये किस किस्म की विक्ट्री है जी? मैं एक दफा फिर आपकी बात को करेक्शन करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लाइट ऑफ कर बाहर निकलकर भागना, इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि मेरा अपना ख्याल यही है कि ये एक इंतहाई बेइज्जताना एक अमल था जो कि अमेरिकी अफवाज ने आखिर में किया। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप जर्नलाइज करके इस सवाल को पेश कर रहे हैं, बिल्कुल जर्नलाइज मत कीजिए, ये पर्टिकुलराइज कीजिए आप, और वो पर्टिकुलराइज इंटरनेशनल रिलेशंस में हो सकता है। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि अमेरिका की तारीख किन चीजों पर मुहित है, चंद ये ऐसी चीजें आप दे दीजिए, मैं आपको 72 ऐसे एरियाज बता दूंगा जिनमें अमेरिका की तारीख रोजे रोशन की तरह आया नजर आ रही है। मैं यहाँ पर कोई किसी सूरत में स्टेट डिपार्टमेंट का या पेंटागन का कोई नुमाइंदा नहीं हूं, ना मैं उनका तर्जमान हूं। मैं सिर्फ चूंकि इंटरनेशनल रिलेशंस और शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात जो है, मैं उसका स्टूडेंट हूं, तो इस वजह से मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि इतना जर्नलाइज ना किया जाए इसको। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जो आ रहा हूं, जो कि अफगान कॉनेंड्रम के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने पूछा है,
वो ये है कि इस वक्त अमरीकियों ने जिस तरीके से यहाँ से निकले हैं, मेरा ख्याल लोग ये कह रहे हैं जी वो जल्दी में निकले हैं, बिल्कुल जल्दी में नहीं निकले हैं। 4 साल हो गए हैं, वो बेचारे मर रहे थे कि हमने यहाँ से निकलना है। जैसे वो कहते हैं कि जी वो मैं तो कंबल को छोड़ूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ा, की हालत उनकी हो गई थी। फिर उसके बाद पिछले साल फरवरी में उन्होंने ये बात फैसला कर लिया था कि भाई 1 मई 2021 तक हम निकल जाएंगे। वो तो दूसरी बात कि 1 मई 2021 को उन्होंने निकलना शुरू किया, अभी भी वो लेट निकले हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई जल्दी में चले गए हैं, उन्होंने पूरा अपना वक्त लिया है। हाँ, अलबत्ता अब ये देखना है कि इसके बाद अमरीकी पॉलिसी इस इलाके की तरफ क्या है। आप देख लीजिए कि इस वक्त तालिबान जितनी तेजी से अफगानिस्तान को फतूहात का उन्होंने अफगानिस्तान के सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये बहुत जबरदस्त किस्म का एक लम्हे फिक्रिया है मेरे और आप जैसे आदमी के लिए, क्योंकि अगर तालिबान दोबारा से ताकत के जरिए हुक्मरानी में आती हैं तो ये वही तारीख दोहराई जाएगी जो 96-97 में थी। तब भी ये लोग ताकत की बुनियाद पर आए थे और इनको दुनिया में किसी ने भी मुंह नहीं लगाया था सिवाय 3 मुल्कों के। 3 में से 2 मुल्क जो हैं वो वापस हो गए थे। दरअसल मुझे बात फिनिश कर लेने थे, फिर उसके बाद मैं आपका सवाल लेता हूँ। ये मुझे पता है, 3 मुल्कों में से 2 मुल्क जो हैं वो वापस हो गए थे। एक पाकिस्तान आखिरी वक्त तक खड़ा रहा, जिसमें कि पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। अब दोबारा से सवाल आप मेरा जवाब नहीं सुन रहे हैं, सवाल कर रहे हैं आप, मतलब मजा नहीं आ रहा इस बात का। आपका इतना लंबा हो गया है कि वो फिर दूसरे लोगों को भी जरा शिकायत हो जाएगी ना। मैं जरा नहीं, मैंने तो जवाब दिया ही नहीं है अभी तो आपकी। चले बहरहाल ठीक है, आप बोलिए। चले आप जवाब दे लें। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो पाकिस्तान एक दफा रुका तो पाकिस्तान उस वक्त भी इन लोगों ने गलत किया था। आज वो फिर बजोर शमशीर ताकत में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक दफा फिर इनको दुनिया में आइसोलेशन का शिकार होंगे। लेट मी प्ले देयर एडवोकेट। आज ही उनके अमीर जो हैं हैबतुल्लाह साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम मिलिटरीली कब्जा कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पीसफुली ये सारा काम करें। तो जस्ट टू प्ले देयर एडवोकेट, इस जुमले का बयान, इस जुमले का जवाब आप सुन लीजिए। ये जो जुमला है अंग्रेजी में आपको ज्यादा पता होगा, एक बड़ा जबरदस्त मुहावरा है, एक फ्रेज है, और वो कहते हैं कि इन अ वॉर द फर्स्ट कैजुअलिटी इज ट्रूथ। अमेरिका कहता है कि हमें अफगान फौजों पे यकीन है कि वो पूरा अफगानिस्तान संभाल लेंगे। मुल्ला हैबतुल्लाह के तर्जुमे, बल्कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो हैं, 5 दिन की पहले की उनका बयान है कि हम 2 दिन में पूरे अफगानिस्तान को संभाल सकते हैं। तो इसका मतलब वो जो सच है वो तो मर गया है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या तालिबान की टॉप नॉच जो लीडरशिप है उसमें और प्यादों में कहीं गैप तो नहीं है। प्यादे जबरदस्त शहर पे शहर फतह कर रहे हैं, जबकि लीडरशिप जो है वो कुछ और कह रही है। इसका भी तजिया करते हैं। सलमान साहब, आपका क्या ख्याल है जी? डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि अमेरिकन को शिकस्त नहीं हुई है, वो बड़े आराम से यहाँ से गए हैं और कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ। आप इसको किस तरह देख रहे हैं जी? मैं सॉरी, आपका कनेक्शन बीच में से कट गया था। हाँ, देखिए मसला इसरार साहब किसी की फतह और शिकस्त का नहीं है, बल्कि इससे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका, उसकी इत्तेहादी अफवाज और अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान ये मिलकर कोई ऐसा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं निकाल सके जिसकी बुनियाद पे अफगानिस्तान को स्टेबल किया जाना था, अफगानिस्तान के अंदर एक पीस प्रोसेस को इंश्योर करना था। देखिए ये तो नाकामी है ना, और इसका इतराफ तो अभी साबिक अमरीकी सदर बुश ने भी किया है कि विदाउट पॉलिटिकल रेजोल्यूशन अमेरिका का वहां से निकलना जो है वो पूरे खित्ते को मुश्किल में डाल देगा। अच्छा, यही बात अफगान साबिक सदर जो हामिद करजई है उन्होंने भी कहा है, और यही बात पाकिस्तान भी करता रहा है कि विदाउट पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो है, अगर आप जा रहे हैं तो आप इस इलाके को मुश्किल में डाल के जा रहे हैं। और आपको याद है इसरार साहब, इससे पहले हेनरी क्लिंटन ने कहा था कि हमने माजी में जो अफगानिस्तान में बगैर किसी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन के निकले थे उसकी हमने एक बड़ी प्राइस पे की है। तो मैं ये कहता हूं कि इसको फतह और शिकस्त की बजाय ये तो मानना पड़ेगा ना कि अमेरिका कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं निकाल सका, हालांकि उसने कई बरसों से अफगान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट की और उसकी मुकम्मल लेकिन सलमान भाई उसमें एक चीज ये है ना कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका का ये मकसद ही नहीं था कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना है। वो तो नहीं, देखिए अगर मिसाल के तौर पे अमेरिका का एजेंडा ये नहीं था और वो अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज ही रखना चाहता है, तो फिर इसको हम इस तरह से कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ अमेरिका छोड़ के जा रहा है उसका मकसद जो है वो अफगानिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन को इंश्योर करना है। और आप देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जहां पहले वो अफगान हुकूमत की सरपरस्ती करता रहा, अफगान हुकूमत को सपोर्ट करता रहा, अब उसके अंडरस्टैंडिंग फिर हमने देखा पीस प्रोसेस के अंदर अफगान तालिबान के साथ भी बहुत अच्छी हुई है। तो मैं इस चीज को बाय नहीं करता कि जी शायद अमेरिका का एक प्राइम एजेंडा ये है कि वो डिस्टेबलाइज करना चाहता था।
असल में अमेरिका जिन शराइत पर उस अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को डील करना चाहता था, वहां उसे तालिबान की तरफ से एक बड़ी रेजिस्टेंस मिली है, जिसकी वजह से वो अपने एजेंडे को नहीं लेकर जा सका। और यही सूरत हाल हिंदुस्तान के साथ भी है। हिंदुस्तान ने जो एक हैवी इन्वेस्टमेंट की थी एंटी तालिबान फोर्सेस के ऊपर, वो मतलूबा नतीजा नहीं निकल सका जो हिंदुस्तान चाहता था। अब यही वजह है कि इस वक्त हिंदुस्तान भी जो है वो ये चाहता है कि अगर हमारी मर्जी का एजेंडा नहीं हो रहा तो इसको डिस्टेबलाइज रखा जाए। हालांकि आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि हिंदुस्तान ने रूस की मदद से और ईरान की मदद से अफगान तालिबान के साथ मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की, उनसे मुज़ाकरात का रास्ता निकालने की कोशिश की। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि बुनियादी चीज ये है, और ये सिर्फ मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, अमेरिका की समेत जो नेटो की 40 मुल्कों की फौज थी, क्या वो भी अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने आई थी? यानी ये हमें एक चीज बिल्ड करनी पड़ेगी कि इतना बड़ा जो अमेरिका ने वहां इन्वेस्ट किया, क्या उसका मकसद जो है वो अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है? ठीक है, अगर वो उसको डिस्टेबलाइज रखना है तो उसके और भी बहुत से तरीके और भी हो सकते हैं। अच्छा आसिम अल्लाह बख्श साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, आप ये मतलब मुझे बता दें कि क्या इसको हम इस तरह समझें कि मिशन अकम्प्लिश्ड, या अगर मिशन अकम्प्लिश नहीं हुआ तो कम से कम जो उनके टारगेट्स थे, कम से कम उसकी मेजॉरिटी ऑफ द टारगेट्स वर अचीव्ड, जो अमेरिकन के टारगेट्स लेके आए थे? देखिए, जो अमेरिका के प्रोफेस टारगेट्स थे, या जिस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत हुआ है, या जो उन्होंने कोalition ऑफ द विलिंग बनाई, उसके जो टारगेट्स थे, उसके मुताबिक अफगानिस्तान एक एपिसेंटर था दुनिया में डिस्टेबलाइजेशन का, टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का, वगैरह वगैरह। अब उसमें ये था कि अफगानिस्तान को एज अ स्टेट, जैसे प्रोफेसर साहब ने फरमाया, कि उसको बहाल किया जाए, वहाँ पे एक गवर्नमेंट हो, एक प्रॉपर सेटअप हो, चीज़ें हो, स्टेट जिस तरह रन करती है मॉडर्न स्टेट, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बनाए। लेकिन जब अमेरिका वहाँ से अब जा रहा है, तो उनमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो सस्टेनेबल पोजीशन इख्तियार कर चुकी हो। यानी अमेरिका अगर जाएगा, हम इससे कतई नज़र कि अमेरिका उसे डिस्टेबलाइज रखना चाहता है या नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका जब निकलेगा तो वो वहीं पे पहुंच जाएगी सूरत हाल जो उस वक्त थी लगभग जब अमेरिका यहाँ आया। यानी वही टर्फ वॉर चल रही होगी, वही यहाँ पे एक फैक्शनलाइजेशन होगी। अब अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, और जिससे मुझे पाकिस्तान के हवाले से भी डर लगता है, कि जब सेंट्रल अथॉरिटी एक दफ़ा लिक्विडेट हो जाती है, उसको दोबारा लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रुप्स डेवलप हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा उनके फिर हवारी जो बाहर वाले सपोर्टर, जिस तरह दोस्तन को देख लीजिए, हेरात के एरिया देख लीजिए, साउथ एक बिल्कुल डिफरेंट तरह ऑपरेट करता है, नॉर्थ अब देख लीजिए, ये सारे जो इलाके हैं, ये हैं तो अफगानिस्तान का हिस्सा, लेकिन हर एक मुख्तलिफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से ये कि आज अमेरिका अगर वहाँ से जा रहा है तो अफगानिस्तान को 2001 से बेहतर पोजीशन में छोड़कर नहीं जा रहा बादी नज़र में। वहाँ पे वही पावर वैक्यूम है, वहाँ पे वही अमन व अमान का इशू है, वहाँ पे वही वॉरिंग फैक्शंस हैं, और लुत्फ की बात यह है कि वही मेन कैरेक्टर्स हैं जो 2001 में थे। तालिबान भी वहीं पे हैं, दोस्तम साहब भी वहीं पर हैं, दीगर भी वहीं पे, और एक एडिशनल फैक्टर दाइश का भी उसमें आ गया। और इस फैक्टर की वजह से कहा जाता है कि अफगानिस्तान विल कीप ऑन सिमरिंग। अगर ये बॉयल नहीं भी होगा, सिमर करता रहेगा। पहले अगर अफगान तालिबान वर द इंसर्जेंट सो कॉल्ड, तो अब अफगान तालिबान अगर बिलफर्ज हुकूमत में या हुकूमत के किसी पावर शेयरिंग फार्मूला में बिलफर्ज आ जाते हैं, तो उनके लिए भी एक ग्रुप जो है इंसर्जेंट्स का तैयार है, जो अब वो अपनी बारी लेगा। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि कोई इंसर्जेंसी जो है ऑटोमेटिक नहीं होती। अगर अफगान तालिबान लड़ रहे थे तो ईमान की ताकत के अलावा मेंस एंड मटेरियल के लिए भी चीज़ें, आर्म्स एंड एमुनिशन के लिए चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट आ रही होती है। इसी तरह वो चीज़ ना रिप्ले हो जाए, और इसलिए कहा जाता है अफगानिस्तान के डिस्टेबलाइज ना रहे आइंदा आने वाले दिनों में। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आसिम अल्लाह बख्श साहब ने, जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मेरा सवाल सुन लीजिए कि ये जो सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो आसिम अल्लाह बख्श साहब कह रहे हैं कि आज भी वही फैक्टर्स, वही एक्टर्स मौजूद हैं। 21-20 साल के बाद भी अमेरिका उन्हीं से बात करने के लिए जा रहा है कि जनाब हमें अश्योरेंस दे दें कि यहाँ से अटैक नहीं होगा, बाहर कहीं यहाँ से आप अपनी ज़मीन जो है वो यूज़ नहीं करने देंगे। उनको पता है कि तालिबान जो है वो इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बनाएंगे, इसलिए उनसे बात कर रहे हैं ना। इसीलिए उनसे जाके ज़ालिम खलीलज़ाद साहब ने मुलाकातें की, उनसे जाके डील साइन की लास्ट ईयर, और अब आके ये पता चल रहा है कि जनाब पाकिस्तान के साथ साथ बाकी जो खिते के ममालिक हैं उनको भी एक कंसर्न मौजूद है।
तो ये जो सूरत हाल है, इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर लिए? सबसे पहली बात तो ये कि क्या आप तमाम लोगों में से किसी ने ये जो एग्रीमेंट हुआ है पिछले साल, आपने पढ़ा है वो एग्रीमेंट? क्या लिखा हुआ क्या है उसमें? जी पढ़ा है। चलिए, अगर पढ़ा है तो फिर तो मेरे ख्याल में ये सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मैं एक दफा फिर उसकी तरफ रेफर करता हूँ। एग्रीमेंट में ये क्लियर कट मौजूद है कि अफगानिस्तान की जमीन किसी सूरत में अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। कौन? तालिबान। तालिबान किसी सूरत में किसी को भी अपनी ये जमीन अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। उसके और ये मकसद क्या था उनके आने का? इसरार साहब जरा सुन लीजिए। उनके आने का मकसद ये था कि अफगानिस्तान की जमीन को किसी सूरत में, जैसे कि माजी में होता रहा है, हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल होने दिया जाए। तो ये तो उन्होंने वहां एग्रीमेंट वो अचीव कर लिया। उसके बाद इनकी आपस में अगर चपकलिश चल रही है तो मुझे ये बताइए, अमरीकियों ने कोई ठेका तो नहीं लिया है वहां के तमाम अफगानों को एक जगह पे बिठा के बंदूक इनकी कनपटियों पे पकड़ के कहे कि चलो जी एग्रीमेंट करो ताकि तुम एक दूसरे के साथ खैर करो। मारे एक दूसरे को, मारे जितना मार सकते हैं कमबख्तों को। अगर एक दूसरे को इनकी जमीन, अपनी जमीन का इनको रहम नहीं है तो कोई दूसरा आगे क्या इनके दरमियान खैर करेगा? मतलब इस वक्त दोहा में आपको मालूम है कि तमाम अफगान फैक्शन बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। तो अब बताइए कि वो उसमें भी अमेरिका जिम्मेदार है क्या? एक बात। दूसरी बात देखिए, इस वक्त जबकि मैं और आप बात कर रहे हैं, 937 अरब डॉलर अमेरिका के लगे हैं अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में। तकरीबन समथिंग शॉर्ट ऑफ $1 बिलियन, $1 ट्रिलियन। इतना पैसा इन्वेस्ट करना, मैं सलमान आबिद साहब की बात की तरफ जा रहा हूं, ये नहीं है कि वो जी इंस्टेबल रखना चाहते हैं। मेरा ये कहने का मकसद है, बिल्कुल ये कहने का मकसद नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उनके जो अहदाफ थे उन्होंने वो क्लियर हासिल कर लिए। हाँ, अलबत्ता अब अफगानों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है जो कि दोहा में बैठे हुए हैं। उनको एक दूसरे के साथ कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर मामलात को हल करना होगा। अमेरिका जो चाहता था यहाँ पर आया, जिस मकसद के लिए आया, वो उसने हासिल कर लिए। जिस शर्मनाक तरीके से गया, और इसरार साहब ने उसकी तरफ तवज्जो भी दिलाई कि बिजलियां बंद करके गए हैं, वो वाकई बहुत ज्यादा बेइज्जती का मकाम है। उसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो हकीकत है कि उन लोगों ने ये गलत काम किया है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि वो इंस्टेबिलिटी चाहते थे। वो बिल्कुल चाहते हैं इंस्टेबिलिटी, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, एक चीज मेरी सुन लीजिए। मैं, क्योंकि हमने क्लोज करना है यहाँ पे प्रोग्राम को, मसला ये है कि वो जिस तरीके से गए हैं ना, वो तो एक जलालत और एक बहुत ही भयानक किस्म का काम करके गए हैं। लेकिन उससे भी जो भयानक काम उन्होंने जो किया है वो ये किया है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के भी यहाँ पे वो वहाँ पे अफगानिस्तान में अमन क्रिएट नहीं कर सके। वो वहाँ पे आके उसको सिक्योर नहीं कर सके। उनके जो अहदाफ थे वो अचीव नहीं कर सके। और आज वो दुम दबा के जो भागे हैं, ये इसका आईनादार है कि वो फेल हुए हैं और बुरी तरह। जनाब आप फिर जर्नलाइज की तरफ चले गए इसरार साहब। नहीं ना, यही बात तो मेरी और आपके दरमियान इख्तिलाफ है। मैं उसी तरफ तो आपको कन्विंस कर रहा हूं कि वो जर्नलाइज, वो फेल नहीं होकर गए। आप काबुल गए हैं? मेहरबानी कीजिए किसी दिन टिकट कटाएं, काबुल जाएं। आप काबुल 2001 से पहले का देख लें तो वो खंडर है। आज देख ले तो एक मुल्क बना हुआ है। आज देख ले तो इदारे बने हुए हैं। वो सारा काबुल तक ही है बस। अब काबुल से 10 किलोमीटर बाहर निकले ना, फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताइए, डॉक्टर स्टीफन कौन कहते हैं कि इस्लामाबाद इज एन आइलैंड सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 माइल्स फ्रॉम पाकिस्तान। कैपिटल हमेशा मुख्तलिफ होता है पूरे मुल्क से। इस्लामाबाद का जो कल्चर है वो पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। आपने कहा कि $1 ट्रिलियन वहां पे उन्होंने खर्च किया है। कहां पे खर्च किया? लोगों की जेबों में गया। अगर आप तशरीफ ले आएंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि इससे पहले का और इससे के बाद का अफगानिस्तान क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत सी जगहों पर उनसे गलतियां हुई हैं और वो नाकाम हुए हैं। मैं जर्नलाइज नहीं कर रहा, बहुत सी जगहों पर। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान एक स्टेबल मुल्क हमें नजर आ रहा है, जहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है। ये यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पर पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए हैं अमेरिकियों के आने के बाद। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को बनाया है, लोगों को वापस लाए हैं। अगर वहां पे इंस्टीट्यूशंस बने हुए होते ना तो आज ये हालात ना होते डॉक्टर साहब। वहां पे इंस्टीट्यूशन सिर्फ काबुल की हद तक और सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने की हद तक बने हैं, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं है वहां पे। एनीवे, आप ना मानो वाली बात कर रहे हैं। क्या एक कंसेंसस है कि हम इंशाल्लाह इसी पैनल के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिम अल्लाह बख्श साहब, आपका बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि जो कुछ भी करें वो इस तरह, ये जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस का एक तमाशा हमने देखा है पिछले 20-25 साल में, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या मामला चले हैं और उसका इम्पैक्ट आप देखें कि हमारे ऊपर कितना पड़ा
और अफगान लोगों के ऊपर कितना पड़ा। इसके ऊपर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब एक मुबेशरा। मुझे इसरार किसाना को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह।